नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम वॉरियर में। तो आज हम करने वाले हैं कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की हिस्ट्री। अब कांगड़ा की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश की सभी जिलों में कांगड़ा का इतिहास काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसका इतिहास काफ़ी बड़ा भी है। तो आपने शुरू से अंत तक वीडियो ज़रूर देखनी है, क्योंकि अगर आप चाहते हो कि आप कोई परीक्षा में हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री आप सारी क्लियर कर लो या फिर HPG के आप पूरा कंप्लीट कर लो जिससे आपके पूरे नंबर उसमें आ जाए, तो आपको इसी तरह से डिटेल में पढ़ना ही पड़ेगा। डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत काफ़ी ज़्यादा होती है। MCQs भी अच्छे रहते हैं, लेकिन जो फ़ायदा आपको डिटेल में पढ़ने से होगा वो MCQs से नहीं होता। तो चलिए आज डिटेल शुरू करते हैं। बात करते हैं कांगड़ा रियासत का प्राचीन इतिहास के बारे में। तो कांगड़ा प्राचीन काल में त्रिगर्त के नाम से मशहूर थी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश की कौन सी रियासत त्रिगर्त के नाम से मशहूर थी। त्रिगर्त, तो वो है कांगड़ा। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि त्रिगर्त किसका प्राचीन नाम है, तो वो है कांगड़ा का, जिसकी स्थापना महाभारत युद्ध से पूर्व मानी जाती है। इस रियासत की स्थापना भूमिचंद ने की थी। अब देखिए यहाँ पर रियासत और शहर में आपने अंतर रखना है। रियासत अलग चीज, शहर अलग चीज होता है। तो कांगड़ा रियासत की स्थापना की है यहाँ पर भूमिचंद ने, जिसकी राजधानी मुल्तान में थी, जो वर्तमान में अब पाकिस्तान में स्थित है। इस वंश के 234वें राजा थे सुशर्मा, जिन्होंने जालंधर त्रिगर्त के कांगड़ा में किले की स्थापना की थी। कांगड़ा किले की स्थापना की थी और उसे अपनी राजधानी बनाया था। वो कौन थे? 234वें राजा थे, राजा सुशर्मा ने। त्रिगर्त का मतलब क्या होता है? त्रिगर्त का शाब्दिक अर्थ होता है तीन नदियों से घिरा हुआ। ऐसा भूभाग जो तीन नदियों से घिरा हुआ है। ये तीन नदियां कौन कौन है, ये भी आपके एग्जाम में पूछी जाती है कि त्रिगर्त का मतलब होता है कि तीन नदियों से घिरा हुआ। तो वो तीन नदियां कौन कौन सी है? तो वो होगी आपकी रावी, ब्यास और सतलुज। कौन कौन सी? रावी, ब्यास और सतलुज। बाणगंगा, कुराली और न्यूगल के संगम स्थल को भी त्रिगर्त कहा जाता है। इस चीज का भी आपने ध्यान रखना है कि बाणगंगा, कुराली और न्यूगल के संगम स्थल को भी त्रिगर्त कहा जाता है। अब बात करते हैं जालंधर। ये जालंधर नाम कैसे पड़ा? तो यहाँ पर पुराणों के अनुसार और कनिगम के अनुसार जो जालंधर नाम है दानव जालंधर से लिया गया था, जिसको भगवान शिव ने मारा था। अब बात करते हैं राजधानी की। तो त्रिगर्त रियासत की राजधानी नगरकोट, वर्तमान कांगड़ा शहर थी, जिसे भीमकोट, भीमनगर और सुशर्मापुर के नाम से भी जाना जाता था। ये काफी इंपॉर्टेंट है कि जो त्रिगर्त की राजधानी थी नगरकोट, उसके कौन कौन से नाम थे? तो उसके नाम है भीमकोट है, उसके नाम भीमनगर है और सुशर्मापुर के नाम से भी उसे जाना जाता था। इस शहर की स्थापना की थी सुशर्मा चंद ने की थी। मोहम्मद गजनबी के दरबारी उत्वी ने अपनी पुस्तक में इसे भीमनगर, फरिश्ता ने भीमकोट और अलबरूनी ने नगरकोट की संज्ञा दी थी। ये पूछा जाता है एग्जाम में कि जो सुशर्मापुर जिसकी स्थापना की थी सुशर्मा ने, मोहम्मद गजनबी के जो दरबारी थे उत्वी, उन्होंने अपनी पुस्तक में इसे किसके नाम से विख्यात किया था? तो वो है भीमनगर। कि उत्वी ने इसे कहा भीमनगर, फरिश्ता ने भीमकोट कहा, अलबरूनी ने नगरकोट की संज्ञा दी थी। अब पुस्तकों में विवरण। त्रिगर्त नाम महाभारत, पुराणों और राजतरंगिणी में मिलता है। पाणिनि के अष्टाध्यायी में त्रिगर्त को आयुधजीवी संघ कहा गया है। तो किन लोगों को आयुधजीवी संघ कहा गया है? तो वो है त्रिगर्त। ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में पूछा गया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। राजतरंगिणी में इसका व्याख्यापन या फिर पुराण मिलता है। तो पाणिनि के अष्टाध्यायी में त्रिगर्त को आयुधजीवी कहा गया, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं महाभारत काल में। महाभारत के युद्ध में सुशर्मा ने कौरवों का पक्ष लिया था। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि हिमाचल प्रदेश या हिमाचल की देशी रियासत में से किस राजा ने महाभारत में भाग लिया था? तो वो है राजा सुशर्मा ने। उनका जो मेन मकसद था वो था उनके मत्स्य देश के राजा विराट पर आक्रमण करना। तो मेन जो उनका मकसद था भाग लेने का, वो था उनका राजा विराट पर आक्रमण करना। तो सुशर्मा ने माफ कीजिएगा, तो सुशर्मा ने कौरवों का पक्ष लिया था। अब बात करते हैं कांगड़ा का अर्थ क्या होता है। कांगड़ा का अर्थ होता है कान का गढ़। तो इसका मतलब है भगवान शिव ने जब जालंधर को मारा था, जो कि एक राक्षस था, तो उसके कान जिस जगह पर गिरे थे, कालांतर में उसे कांगड़ा कहते हैं। अब बात करते हैं यूरोपीय यात्री की कौन कौन से यात्री यहाँ पर आए थे। तो 1615 में थॉमस कोरियात आए थे। 1615 में थॉमस कोरियात यहाँ पर आए थे। और 1666 में यहाँ पर हेवेनॉट आए थे, हेवेनॉट या फिर हेवेनॉट आए थे। और 1783 में यहाँ पर फॉरेस्टर आए थे। और 1832 में विलियम मूरक्राफ्ट ने कांगड़ा की यात्रा की थी। राजतरंगिणी के अनुसार 470 ईस्वी में श्रेष्ठ सेना, 520 ईस्वी में प्रवर सेना ने त्रिगर्त पर आक्रमण कर उसे जीता था। अब ये काफी इंपॉर्टेंट है कि हेन त्सवांग 635 ईस्वी में कांगड़ा के राजा उतितो के मेहमान बनकर कांगड़ा में आए थे। वह पुनः 643 ईस्वी में कांगड़ा आए थे। कांगड़ा के राजा पृथ्वी चंद ने कश्मीर के राजा शंकर बर्मन के विरुद्ध युद्ध किया था।
अब बात करेंगे नेक्स्ट लाइन की, तो वो है यहाँ पर मोहम्मद गजनबी। इससे एक क्वेश्चन आता ही आता है। मोहम्मद गजनबी ने 1009 में ओहिंद के राजा आनंदपाल और उसके पुत्र ब्रह्मपाल को हराकर कांगड़ा पर आक्रमण किया था। उस समय जो कांगड़ा के जो राजा थे वो थे जगदीश चंद। यहाँ पर पूछा जाता है कि 1009 में या फिर मोहम्मद गजनबी ने कब कांगड़ा पर आक्रमण किया था, तो वो होगा 1009 पे। तो आनंदपाल और उसके पुत्र ब्रह्मपाल को हराकर। और उस समय कांगड़ा में राजा कौन थे, तो उस समय राजा थे जगदीश चंद। फिर कांगड़ा किला 1043 ईस्वी तक तुर्कों के कब्जे में ही रहा था और फिर 1043 ईस्वी में इसे कांगड़ा किला तोमर राजाओं ने आज़ाद करवाया था। किसने? तोमर राजाओं ने इसे आज़ाद करवाया था। 1009 से 1043 तक ये तुर्कों के कब्जे में ही रहा और 1043 में इसे आज़ाद करवाया किसके द्वारा? तोमर राजाओं के द्वारा। परंतु वह 1051 और 52 में पुनः तुर्की के कब्जे में चला गया था। 1060 ईस्वी में कांगड़ा राजा ने पुनः कांगड़े पर कब्जा प्राप्त कर लिया था। 1170 ईस्वी में पद्मचंद और पूर्वचंद, जो कि जसवां राज्य के संस्थापक है, ने कांगड़ा पर राज किया। अब यहाँ पर बात करते हैं तुगलक की, कि तुगलक ने कब आक्रमण किया था। तो तुगलक पृथ्वीचंद मोहम्मद बिन तुगलक के ईस्वी में कांगड़ा पर आक्रमण किया था। तो उसमें कांगड़ा के राजा थे पृथ्वीचंद। जब तुगलक ने आक्रमण किया था 1337 ईस्वी में, तो उसमें जो कांगड़ा के राजा थे वो थे पृथ्वीचंद। रूपचंद का नाम मानिक चंद के नाटक धर्मचंद नाटक में भी मिलता है। इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है कि किस राजा का? रूपचंद का नाम मानिक चंद के नाटक धर्मचंद्र नाटक में भी मिलता है, जो 1562 ईस्वी के आसपास लिखा गया था। कब लिखा गया था? 1562 ईस्वी के आसपास। फिरोज शाह तुगलक ज्वालामुखी मंदिर से 1300 पुस्तकें फारसी में अनुवाद करने के लिए ले गया था। जो फिरोज शाह तुगलक है वो 1300 किताबें फारसी में अनुवाद करने के लिए ले गया था। कहाँ से? ज्वालामुखी मंदिर से। इन पुस्तकों का फारसी में अनुवाद कर, इन पुस्तकों का जो फारसी में अनुवाद किया था उसका नाम रखा गया था फारसी में दलील फिरोज शाही के नाम से रखा गया था। और इसका अनुवाद किसने किया था? तो वो किया था इजुद्दीन खालिद खानी ने। फिरोज शाह तुगलक के पुत्र नारुहान ने 1389 में भागकर नगरकोट पहाड़ियों में शरण ली थी। तब कांगड़ा का राजा संसार चंद था। अब बात करते हैं तैमूर लंग की, कि तैमूर लंग ने भी कांगड़ा में आक्रमण किया था। तो उस समय कांगड़ा के राजा थे मेघचंद। तो 1398 में तैमूर लंग ने शिवालिक की पहाड़ियों को लूटा था। वर्ष 1399 में वापसी में तैमूर लंग के हाथों में धमेरी नूरपुर को लूटा और हडूर के राजा आलमचंद ने तैमूर लंग की मदद की थी। अब जो नेक्स्ट है वो है हरिचंद और करमचंद। ये दोनों भाई थे। एक बार क्या होता है कि ये शिकार पर जाते हैं, वे अपने सैनिकों से बिछड़ जाते हैं और कई दिन तक नहीं मिलते हैं। अब वे सोचते हैं कि वे मर चुके हैं। कौन? हरिचंद, जो उनके बड़े भाई थे करमचंद के। तो उन्हें लगता है कि करमचंद मर चुके हैं और ये समझकर जो उनके छोटे भाई थे करमचंद वो राजा बन जाते हैं। फिर जब 21 दिनों के बाद हरिचंद वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि उनके छोटे भाई अब राजा बन चुके हैं। तो उन्होंने वहाँ पर क्या किया? उनसे राज नहीं छीना, उन्होंने एक नया जगह अपना बसेरा बना लिया था। तो एक नई राज्य की स्थापना की थी। तो उन्होंने हरिपुर में किला व राजधानी बनाकर गुलेर राज्य की स्थापना कर ली थी। किसकी? गुलेर राज्य की। हरिपुर में किला व राजधानी बनाकर गुलेर राज्य की स्थापना कर दी थी। किसने? राजा हरिचंद ने। आज भी गुलेर को कांगड़ा के हर त्योहार और उत्सव में प्राथमिकता मिलती है, क्योंकि वह कांगड़ा वंश के बड़े भाई द्वारा स्थापित किया गया था। संसारचंद करमचंद का बेटा था, जो 1430 ईस्वी में राजा बना। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब है यहाँ पर जयचंद। देखिए जयचंद 1570 से 1585 ईस्वी तक राजा बने। देखिए राजा जयचंद को अकबर ने गुलेर के राजा की सहायता से बंदी बनाया था। जो जयचंद है उन्हें बनाया था बंदी अकबर ने। किसकी सहायता से? गुलेर के राजा की सहायता से, जिनका नाम है रामचंद। राजा जयचंद के बेटे विधिचंद ने 1572 में अकबर के विरुद्ध विद्रोह किया था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1572 में किस राजा ने अकबर के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो वो राजा जयचंद थे। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जयचंद ने अकबर के विरुद्ध विद्रोह कब किया? तो 1572 ईस्वी में। अकबर ने हुसैन कुली खान को कांगड़ा पर कब्जा कर राजा बीरबल को देने के लिए भेजा। तबाकत ए अकबरी के अनुसार खान जहां ने 1572 में कांगड़ा किले पर कब्जा कर लिया, परंतु हुसैन मिर्जा और मसूद मिर्जा ने पंजाब में आक्रमण की वजह से उसे छोड़ना चाहा। अकबर ने टोडरमल को पहाड़ी क्षेत्रों को मापने के लिए भेजा और 1589 ईस्वी में विधिचंद ने पहाड़ी राजाओं से मिलकर विद्रोह किया था। किसने? विधिचंद ने।
अब बात करते हैं त्रिलोक चंद की, जिसका कार्यकाल 1605 से 1612 ईस्वी तक रहा। त्रिलोक चंद और हरिचंद जहांगीर के समकालीन कांगड़ा के राजा थे। हरिचंद के समय नूरपुर के राजा सूरजमल ने विद्रोह कर चंबा में शरण ली थी। किसने? हरिचंद के समय नूरपुर के राजा जो उसमें थे सूरजमल ने विद्रोह कर चंबा में शरण ली थी। सूरजमल के छोटे भाई जगत सिंह और राय रेवन विक्रमजीत की मदद से 1620 ईस्वी में कांगड़ा किले पर नवाब अली खान ने कब्जा किया था। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है कि सूरजमल के छोटे भाई जगत सिंह और राय रेवन विक्रमजीत की मदद से 1620 ईस्वी में कांगड़ा किले पर नवाब अली खान ने कब्जा कर लिया था। नवाब अली खान कांगड़ा का पहला मुगल किलेदार था। ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट लाइन आपने मार्क कर लेनी है कि नवाब अली खान कांगड़ा किले का पहला मुगल किलेदार था। जहांगीर अपनी पत्नी नूरजहां के साथ सिब्बा गुलेर होते हुए कांगड़ा आए। कांगड़ा किले में मस्जिद बनाई थी किसने? जहांगीर ने। वापसी में वह नूरपुर और पठानकोट होता हुआ वापस चले गए। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, वो है चंद्रभान सिंह। कांगड़ा वंश का अगला राजा हुआ जिसने मुगलों ने राजगीर की जागीर देकर अलग जगह बसा दिया। चंद्रभान सिंह को 1660 ईस्वी में औरंगजेब ने गिरफ्तार किया था। क्वेश्चन यहाँ से एक ही पूछा जा सकता है कि किस राजा को औरंगजेब ने 1660 ईस्वी में गिरफ्तार किया था? तो चंद्रभान सिंह। देखिए राज्य आपने सभी पढ़ने हैं क्योंकि वो इंपॉर्टेंट होते हैं। बाकी जो इंपॉर्टेंट राजा है वो मैं आपको पहले ही टिक करवा दूंगा। विजयराम बीजापुर शहर की नींव रखी और उसे अपनी राजधानी बनाया। इसमें यही एक इंपॉर्टेंट बात है कि जो विजय रामचंद्र है उन्होंने बीजापुर शहर की नींव रखी थी। किसने? विजय रामचंद्र ने। आलमचंद ने क्या किया था? सुजानपुर के पास आलमपुर की स्थापना की थी 1697 ईस्वी में। हमीरचंद, आलमचंद के पुत्र हमीरचंद ने हमीरपुर किला बनाकर हमीरपुर शहर की नींव रखी थी। इसी के कार्यकाल में नवाब सैफ अली खान कांगड़ा किले का अंतिम मुगलदार था। अब देखिए पहला किलेदार थे नवाब अली खान और अंतिम किलेदार कौन है कांगड़ा के? वो है नवाब सैफ अली खान। इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। अब राजधानी की बात की जाए तो 1660 से 1697 में तक बीजापुर और 1697 से 1668 तक आलमपुर, ईस्वी से 1824 तक सुजानपुर टिहरा कांगड़ा की राजधानी रही। राजधानी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। अब 1660 से 1824 ईस्वी के पूर्व बाद कांगड़ा की राजधानी कांगड़ा शहर थी, जो कि 1855 ईस्वी में अंग्रेजों ने धर्मशाला स्थानांतरित कर दी। अब यह है राजधानी से रिलेटेड टॉपिक आपका, ये भी आपने पढ़ना है क्योंकि पूछा जा सकता है कि आपका 1660 से 1697 ईस्वी के बीच में जो कांगड़ा रियासत है उसकी राजधानी क्या रही? तो वो रही थी आपकी बीजापुर। 1697 से 1748 ईस्वी तक आपकी आलमपुर रही थी और 1761 से 1824 तक सुजानपुर कांगड़ा की रियासत रही थी। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, तो वो है हमारे पास अभयचंद राजा। तो अभयचंद ने ठाकुर द्वारा और 1748 में टिहरा में एक किले की स्थापना की थी। देखिए ये उतनी इंपॉर्टेंट राजा नहीं है। अब इंपॉर्टेंट है हमारा घमंड चंद। यहाँ पर घमंड चंद ने 1761 ईस्वी में सुजानपुर शहर की नींव रखी थी। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इन्होंने सुजानपुर शहर की नींव रखी थी 1761 ईस्वी में। अहमद शाह दुरानी के आक्रमण का फायदा उठाकर घमंड चंद ने कांगड़ा किले को छोड़कर अपनी पुरानी सारी रियासत पर कब्जा कर लिया। घमंड चंद को 1759 ईस्वी में अहमद शाह दुरानी ने जालंधर दोआब का निजाम बनाया था। घमंड चंद की 1774 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी। अब यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट आपने मार्क करनी है कि घमंड चंद को 1759 ईस्वी में अहमद शाह दुरानी ने जालंधर का दोआब निजाम बनाया था। किसने बनाया था? अहमद शाह दुरानी ने। कहाँ का? जालंधर का। और क्या बनाया था? उपाधि क्या थी? दोआब का निजाम बनाया था। अब बात करते हैं संसार चंद की। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट राजा है। यहाँ पर देखिए जस्सा सिंह रामगढ़िया पहला सिख था जिसने कांगड़ा किले, कांगड़ा, चंबा, नूरपुर की पहाड़ियों पर आक्रमण किया था। कौन था वो? जस्सा सिंह रामगढ़िया। उसे 1775 ईस्वी में जयसिंह कन्हैया के द्वारा हराया गया। शायद ने जयसिंह कन्हैया को कांगड़ा किले पर कब्जे के लिए 1781 ईस्वी में बुलाया। सैफ अली खान की मृत्यु के बाद 1783 ईस्वी में जयसिंह कन्हैया कांगड़ा किले पर कब्जा कर लिया था। सैफ अली खान कौन था? आखिरी किलेदार थे कांगड़ा किले के। अब बात यही कही गई है कि उसने 1787 ईस्वी में संसार चंद को किला सौंप दिया। किसने? वो सौंपा था जयसिंह कन्हैया ने। 1787 ईस्वी में संसार चंद को कांगड़ा किला सौंप दिया तथा बदले में मैदानी भूभाग ले लिया था। किसने? जयसिंह कन्हैया ने। अब यहाँ पर राजा कौन थे? तो संसार चंद। अब बात करते हैं संसार चंद के आक्रमण की। संसार चंद ने कहाँ पर आक्रमण किए थे? तो संसार चंद ने रिहलू के लिए चंबा के राजा नेरटी शाहपुर में हराया। चंबा के राजा को नेरटी शाहपुर में हराया था। किसके लिए? रिहलू के लिए। उसने मंडी के राजा ईश्वरी सेन को बंदी बनाया था। 12 वर्षों तक नदौन में रखा था, जिसे बाद में अमर सिंह थापा ने छुड़ाया था। अमर सिंह थापा कौन थे? तो ये गोरखा सेना के सेनापति या फिर राजा थे। माफ कीजिएगा, ये सेनापति थे गोरखा सेना के। संसार चंद ने 1794 ईस्वी में बिलासपुर पर आक्रमण किया था। देखिए ये संसार चंद की यहाँ पर सबसे बड़ी भूल थी
कि संसार चंद ने 1794 ईस्वी में बिलासपुर के राजा पर आक्रमण किया था। बाद में उसके पतन का कारण भी यही बना था, क्योंकि गोरखों को आक्रमण बिलासपुर के राजा महान चंद ने ही दिया था, जिसकी वजह से संसार चंद का जो रियासत था, जो राज्य था, उसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। तो गोरखा सेनापति कहलूर बिलासपुर के राजा महानचंद ने गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा को संसार चंद पर आक्रमण करने के लिए बुलावा दिया था। अब संसार चंद का पतन, तो अमर सिंह थापा ने 1805 ईस्वी में बिलासपुर सुकेत रियासत चंबा की संयुक्त सेनाओं के साथ मिलकर महल मोरिया हमीरपुर में संसार चंद को हराया। कहाँ पर हराया, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उनका युद्ध कहाँ हुआ था, तो महल मोरिया में। और जो नेपाल की जो सेना थी और उनके सेनापति थे अमर सिंह थापा, तो उनका साथ किस किस ने दिया था, तो बिलासपुर की सेना ने दिया था, सुकेत की सेना ने, सिरमौर और चंबा की संयुक्त सेनाओं ने साथ मिलकर उन्हें हराया था। संसार चंद ने कांगड़ा किले में शरण ली थी। संसार चंद ने नौरंग वजीर की मदद से कांगड़ा किले से निकलकर 1809 में महाराजा रणजीत सिंह के साथ ज्वालामुखी संधि की थी। ये काफी इंपॉर्टेंट है कि किसकी सहायता से संसार चंद कांगड़ा किले से निकले थे, तो वो है नौरंग वजीर की सहायता से। 1809 में किसके साथ संधि की थी, महाराजा रणजीत सिंह के साथ, और उस संधि का नाम दिया गया ज्वालामुखी संधि। 1809 में महाराजा रणजीत सिंह ने अमर सिंह को हराया था। संसार चंद ने कांगड़ा किला और 66 गांव महाराजा रणजीत सिंह को दिए थे। देखिए जो संधि हुई थी, तो उसमें महाराजा संसार चंद ने कहा था कि अगर आप मुझे अमर सिंह थापा से बचा लोगे तो मैं आपको अपना एक किला और 66 गांव दे दूंगा, कांगड़ा किला और 66 गांव दे दूंगा। तो उन्होंने ऐसा ही किया था। तो फिर महाराजा रणजीत सिंह ने देसा सिंह मजीठिया को कांगड़ा किले व क्षेत्र का नाजिम, जिसे गवर्नर कहते हैं, बनाया था। और संसार चंद की 1824 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी। इसे आपने इंपॉर्टेंट टिक कर लेना है। अब बात करते हैं अनिरुद्ध चंद की, जो कि संसार चंद के पुत्र थे। तो संसार चंद के बाद उसका बेटा अनिरुद्ध चंद कांगड़ा का राजा बना। महाराजा रणजीत सिंह ने अनिरुद्ध चंद से अपने प्रधानमंत्री राजा ध्यान सिंह के पुत्र हीरा सिंह के लिए उसकी एक बहन का हाथ मांगा, लेकिन अनिरुद्ध चंद ने इसे निकार दिया था। टाल मटोल कर अपनी बहन का विवाह टिहरी गढ़वाल के राजा से कर दिया था। अनिरुद्ध चंद स्वयं ब्रिटिशों के पास आदिनागर पहुंच गया और वर्ष 1833 ईस्वी में रणजीत सिंह ने अनिरुद्ध चंद की मृत्यु के बाद उसके बेटे रणवीर चंद और प्रमोद को महल मोरिया की जागीर सौंप दी थी। वर्ष 1846 ईस्वी में कांगड़ा पूर्ण रूप से ब्रिटिश प्रभुत्व में आ गया। अब ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट लाइन है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कांगड़ा कब पूर्ण रूप से ब्रिटिश के अंतर्गत आ गई थी, तो वह 1846 ईस्वी में। अनिरुद्ध चंद के बाद रणवीर चंद, प्रमोद चंद और प्रताप चंद, जयचंद आदि ये राजा हुए। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इन्हें इसी तरह से लिख लिया गया है। अब बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट रियासत जो कि कांगड़ा के अंडर आती थी, वो है गुलेर रियासत। गुलेर रियासत का पुराना नाम ग्वालियर था। क्या था पुराना नाम इसका? ग्वालियर। कांगड़ा के राजा हरिचंद ने 1405 में गुलेर रियासत की स्थापना हरिपुर में की, जहां उसने शहर व किला बनवाया। हरिपुर किले को गुलेर भी कहा जाता है। हरिपुर गुलेर रियासत की राजधानी थी। तो अब आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। रामचंद्र जो इसके अगले राजा हुए। गुलेर के 15वें राजा ने कांगड़ा के राजा जयचंद को पकड़ने में मुगलों की मदद की थी। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गुलेर के किस राजा ने, 15वें राजा ने राजा जयचंद को पकड़ने में मुगलों की सहायता की थी। वह अकबर का समकालीन राजा था, उनका नाम रामचंद है। अब नेक्स्ट बात की जाए, जो अगले राजा है वो है जगदीश चंद। तो 1572 ईस्वी में कांगड़ा के राजा ने विद्रोह को दबाने के लिए जो सेना भेजी थी, उसमें जगदीश चंद ने भाग नहीं लिया था। यहाँ इनके जो संदर्भ में यही इंपॉर्टेंट बात है, तो इसे आपने नोट कर लेना है। अब बात करते हैं रूपचंद की। तो रूपचंद ने कांगड़ा किले पर कब्जे के लिए मुगलों की मदद की थी। वह जहांगीर का समकालीन था। अगले हैं हमारे मानसिंह। मानसिंह को उसकी बहादुरी के लिए शाहजहां ने शेर अफगान की उपाधि दी थी। ये इंपॉर्टेंट है, आपने बस इसे याद रखना है। किस राजा को? मानसिंह को उसकी बहादुरी के लिए किसने दी थी? देखिए एक तो आपने देनी है किसे दी थी, तो मानसिंह को दी थी। किसने दी थी? शाहजहां ने दी थी। और उपाधि क्या थी? शेर अफगान। तो ये चीज़ आपने नोट कर लेनी है। उसने मकोट व तारागढ़ किले पर 1641 व 42 में कब्जा किया था। मानगढ़ का किला मानसिंह के द्वारा बनाया गया था। एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर निकल कर आई है कि जो मानगढ़ का किला है वो मानसिंह ने बनवाया था। और 1661 में बनारस में उनकी मृत्यु हो गई थी। अब बात करते हैं राज सिंह के बारे में। तो राज सिंह ने चंबा के राजा चत्तर सिंह, बसौली के राजा धीरजपाल और जम्मू के कृपाल देव के साथ मिलकर मुगलों को हराया था। इनके बारे में यही इंपॉर्टेंट बात है। अब बात करते हैं प्रकाश सिंह के बारे में। प्रकाश सिंह ने पूर्व दलीप सिंह और गोवर्धन सिंह गुलेर के राजा बने। प्रकाश सिंह के समय घमंड चंद ने गुलेर पर कब्जा किया था। बाद में संसार चंद ने गुलेर पर कब्जा किया और ध्यान सिंह वजीर ने
कोटला इलाका गुलेर राज्य के कब्जे में रखने में मदद की थी। देखिए यहाँ से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जहाँ इंपॉर्टेंट आएगा वहाँ मैं आपको मार्क कर लूँगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपने ये पढ़ने नहीं है। आपने ये पढ़ने हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि एग्जामिनर किस तरह के क्वेश्चन डालेगा, तो आपने पढ़ना सब है। अगले जो राजा है वो है भूप सिंह। भूप सिंह गुलेर का आखिरी राजा था जिसने शासन किया। देखिए यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि भूप सिंह कौन, भूप सिंह गुलेर का आखिरी राजा था जिसने शासन किया। देसा सिंह मजीठिया में गुलेर पर कब्जा कर कोटला किले पर कब्जा कर लिया। भूप सिंह के पुत्र शमशेर सिंह ने सिखों से हरिपुर किला आज़ाद करवा लिया था। शमशेर सिंह के बाद जय सिंह, रघुनाथ सिंह और बलदेव सिंह गुलेर वंश के राजा बने और 1840 ईस्वी में गुलेर पर अंग्रेजों का शासन स्थापित हो गया था। अब यहाँ पर आपने रखना है कि गुलेर, भूप सिंह को गुलेर का आखिरी राजा क्यों कहा गया, क्योंकि उसने आंशिक रूप से वो स्वतंत्र था और उसने पूरी रूप से शासन किया था। उसके बाद ये औरों के अधीन आ गई थी, जैसे देसा सिंह मजीठिया ने गुलेर पर कब्जा कर लिया था, तो उसके अंतर्गत यहाँ पर ये रियासत आ गई थी। इसीलिए यहाँ पर एक तरह से कहा जाए तो भूप सिंह ही इसके आखिरी राजा थे, लेकिन इसके आखिरी राजा आप यहाँ पर अंत में पढ़ोगे। अब बात करते हैं नूरपुर राज्य। नूरपुर का पुराना नाम था धमेरी। नूरपुर राज्य की पुरानी राजधानी थी पठानकोट। अकबर के समय में नूरपुर के राजा बासदेव ने राजधानी पठानकोट से नूरपुर बदली। प्राचीन काल में नूरपुर और पठानकोट औदुंबर क्षेत्र के नाम से जाना जाते हैं। अब नूरपुर की स्थापना की बात की जाए तो नूरपुर राज्य की स्थापना चंद्रवंशी दिल्ली के तोमर राजा जेठपाल द्वारा 1000 ईस्वी में की गई थी। किसने की थी नूरपुर की स्थापना? तो जेठपाल ने की थी 1000 ईस्वी में। अब बात की जाए जसपाल की, तो अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन जसपाल थे। कैलाश पाल ने ततार खान और खुरासान का गवर्नर फिरोज शाह तुगलक के समय। इसमें इंपॉर्टेंट बात नहीं है, तो आप इसे ऐसे याद रख लें कि इसका समय क्या था। अब बात करते हैं भीमपाल की, तो भीमपाल सिकंदर लोदी का समकालीन था। सिकंदर लोदी का समकालीन कौन था? तो वो है भीमपाल। अब नेक्स्ट देखेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे भक्तमल। भक्तमल का विवरण अकबरनामा में मिलता है। तो किसका विवरण अकबरनामा में मिलता है? वो है भक्तमल। भक्तमल के समय शेर शाह सूरी के पुत्र सलीम शाह ने मकोट किला बनवाया। सिकंदर शाह ने अकबर के शासनकाल में 1557 ईस्वी में भक्तमल के सहयोग से मकोट किले में शरण ली थी। मुगलों ने 1558 ईस्वी को भक्तमल को गिरफ्तार कर लाहौर भेज दिया था, जहां बहरम खान ने उसे मरवा दिया था। भक्तमल ने शाहपुर में भी किला बनवाया था। अब करते हैं तस्तमल की बात। तो भक्तमल के स्थान पर राजा बनाया गया था इनको, वह भक्तमल का भाई था। उसने सर्वप्रथम अपनी राजधानी पठानकोट से धमेरी बदलने के बारे में सोचा था। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि किसने सोचा था, स्थानांतरित नहीं की, लेकिन राजधानी बदलने की किस बारे में किसने सोचा था? तो वो है आपके तस्तमल। अब नेक्स्ट बात की जाए, जो नेक्स्ट है वो है हमारे बासदेव। तो बासदेव ने नूरपुर की राजधानी पठानकोट से धमेरी बदली। किसने बदली? बासदेव ने। ये हैं जिन्होंने अपनी राजधानी पठानकोट से धमेरी बदली थी। बासदेव ने कई बार मुगलों के विरुद्ध विद्रोह किया था। ये सारे विद्रोह सलीम के समर्थन में थे। बासदेव ने जहांगीर के साथ बहुत अच्छे संबंध थे, तो इनके अच्छे संबंध थे जहांगीर के साथ। नेक्स्ट बात की जाए, अब जो राजा है वो है सूरजमल। इसके बारे में भी आपको एक दो चीज़ें ही याद रखनी है। सबसे पहले पढ़ते हैं, सूरजमल को बासदेव की मृत्यु के बाद नूरपुर का राजा बनाया गया था। वह बासदेव का बेटा था। सूरजमल ने मुर्तजा खां और बाद में शाह कुली खां एवं मोहम्मद तक्की के साथ झगड़ा कर कांगड़ा किले पर कब्जा के अभियान को रद्द करवा दिया था। सूरजमल ने मौके का फायदा उठाकर खुद कांगड़ा क्षेत्र पर कब्जा करना शुरू कर दिया। जहांगीर ने सूरदास रायन और सूरजमल के छोटे भाई जगत सिंह को सूरजमल के विद्रोह दबाने के लिए भेजा था। सूरजमल चंबा भाग गया और उसके बाद सूरजमल को 1619 ईस्वी में उसके भाई माधव सिंह के साथ पकड़कर मृत्युदंड दे गया था। जगत सिंह को नूरपुर का राजा बना दिया गया था। तो इसके बाद यहाँ पर जगत सिंह को नूरपुर का राजा बना दिया गया था। अब बात करते हैं जगत सिंह की। तो जगत सिंह के समय जहांगीर 1622 ईस्वी में अपनी पत्नी के साथ धमेरी आए थे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट राजा है। जगत सिंह ने नरजहों के समान में नूरजहां, ये नूरजहां आएगा, देखिए नूरजहां के समान में धमेरी का नाम बदलकर नूरपुर रखा था। जगत सिंह ने 1623 ईस्वी में ढलोग युद्ध में चंबा का राजा जनार्दन को मारा था। कौन से युद्ध में? ढलोग युद्ध में चंबा के राजा जनार्दन को मारा था और बलभद्र को अपनी पूरी निगरानी में राजा बनवाया। बसोली के राजा भूपाल को गिरफ्तार कर जगत सिंह ने सबसे पहले 1614 और 1615 में बसोली पर कब्जा किया था। जगत सिंह और उसके पुत्र राजस्वरूप ने 1640 ईस्वी में मुगलों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था, जिसे दबाने के लिए शाहजहां ने मुरादबख्श को भेजा था। जगत सिंह के काल में नूरपुर और अपनी समृद्धि में शीर्ष था। मतलब यहाँ पर एक कहने की बात है कि जो जगत सिंह के कार्यकाल में नूरपुर अपने समृद्धि के शीर्ष पर था। वह नूरजहां की बेटी
नूरजहां को बेटी कहकर संबोधित करता था। अब देखिए कहीं पर ये बेटी लिखा गया है और कहीं पर कहा गया है कि वो नूरजहां को अपनी बहन के रूप में देखता था। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, तो यहाँ पर आपसे कहा गया है, अब राजस्वरूप हमारे नेक्स्ट जो राजा हैं वो राजस्वरूप हैं, तो इनके बारे में पढ़ेंगे। तो राजस्वरूप के बाद मंदाता नूरपुर के राजा बने। इसके शासनकाल में बाहू सिंह जो कि राजपुर का भाई था, उसने शाहपुर में मुगलों से जागीर प्राप्त कर राजधानी बनाई। 1686 ईस्वी में भूप सिंह ने इस्लाम कबूल कर मुरोद खान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब देखिए ये पहले राजा, यहाँ पर देखिए राज सिंह हमारे राजरूप सिंह देसी रियासत के पहले राजा थे जिसने, देखिए यहाँ पर 1686 में भूप सिंह आएंगे। यहाँ देखिए भूप सिंह ने इस्लाम कबूल कर, पहले राजा कौन होंगे देशी रियासत के, वो होंगे भूप सिंह जिसने इस्लाम कबूल किया था और अपना नाम बदल कर रखा था मुराद खान। नूरपुर पर 1781 ईस्वी में सिखों ने कब्जा कर लिया था। कब किया था? 1781 ईस्वी में। अब बात करते हैं पृथ्वी सिंह के बारे में। तो पृथ्वी सिंह के समय घमंड चंद जस्सा सिंह रामगढ़िया ने नूरपुर क्षेत्र पर कब्जा बनाए रखा। वर्ष 1785 ईस्वी में नूरपुर रियासत लखनपुर के पास स्थानांतरित हो गई, जो कि 1846 तक वहीं रही। देखिए पृथ्वी सिंह के बारे में भी उतनी खास इन्फॉर्मेशन नहीं है, खास इंपॉर्टेंट ये नहीं है। अब बात करते हैं वीर सिंह के बारे में। तो वीर सिंह नूरपुर का राज्य पर शासन करने वाला अंतिम राजा था। कौन? वीर सिंह। नूरपुर के अंतिम राजा कौन थे? तो ये हैं आपके वीर सिंह। वीर सिंह ने 1826 ईस्वी में महाराजा रणजीत सिंह के विरुद्ध विद्रोह किया। वीर सिंह को पकड़कर रणजीत सिंह ने 7 वर्षों तक अमृतसर के गोविंदगढ़ किले में रखा। कहाँ रखा था उन्हें? अमृतसर के गोविंदगढ़ किले में, जिसे बाद में चंबा के राजा चरहिट सिंह ने 85,000 रुपये देकर छुड़वाया था, क्योंकि वीर सिंह उनका जीजा था। और 1840 ईस्वी में अंग्रेजों का नूरपुर पर कब्जा हो गया था। वीर सिंह के पुत्र जसवंत सिंह के समय नूरपुर रियासत के वजीर राम सिंह पठानिया ने 1848 ईस्वी में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। राम सिंह पठानिया को पकड़कर सिंगापुर भेज दिया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। जसवंत सिंह ने 1857 में विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के प्रति वफादारी दिखाई। इसका मतलब जसवंत सिंह ने 1857 ईस्वी के समय अंग्रेजों का साथ दिया था। अब नेक्स्ट बात की जाए तो वो है आपका सिब्बा राज्य। सिब्बा राज्य गुलेर की शाखा थी, जिसकी स्थापना गुलेर के छोटे भाई शिवराम चंद ने 1450 ईस्वी में की थी। जहांगीर 1622 ईस्वी में सिब्बा आए थे। सिब्बा राज्य पर 1786 और 1806 तक संसार चंद का, 1808 में गुलेर के राजा भूपचंद का और 1809 से 1830 तक महाराजा रणजीत सिंह ने कब्जा बनाए रखा था। अब एक बात याद रखें, सिब्बा राज्य को डाडा सिब्बा के नाम से भी जाना जाता था। अब बात करते हैं दतारपुर राज्य की। दतारपुर राज्य जसवा के दक्षिण में, सिब्बा के पश्चिम में और गुलेर के उत्तर में स्थित है। इसे याद करने की जरूरत नहीं है। सीधा आपने देखना है कि दतारपुर की स्थापना किसने की थी। तो दतारपुर की स्थापना की थी 1550 ईस्वी में दतार चंद ने। अब यहाँ पर बात करेंगे गोविंद चंद ने 1886 ईस्वी में संसार चंद के विरुद्ध गोरखों की सहायता की थी। दत्तार चंद के राजा जगत सिंह ने 1848 ईस्वी में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था और उन्हें कैद कर अल्मोड़ा भेज दिया था। किसे भेज दिया था? जगत सिंह को 1848 में विद्रोह के दौरान कहाँ भेजा था? अल्मोड़ा भेज दिया था, जहां उनकी 1877 में। तो आज की वीडियो के लिए इतना काफी है। तो बाकी जो इसकी हिस्ट्री बचती है वो हम कल करेंगे। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इसे आपने लाइक और शेयर जरूर करना है।